हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स IAS में। अपने वादे के मुताबिक आज एक बार फिर हम आए हैं आप लोगों के बीच इन्वायरमेंटल का वन शॉट लेके कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ये पहले हमने चर्चाएं कर चुके हैं और आज हम लोग पूरे वन शॉट में इन्वायरमेंट को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा आज क्लास में। और कल इस सेशन पे हम लोग मेगा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं। 22 जनवरी से 21 जनवरी को आप लोगों की परीक्षाएं हैं सीटेट की। उसको ध्यान में रखते हुए सीटेट के सारे चीज़ें जो सीडीपी हैं, सीडीपी को वाइगस्की, कोहलबर्ग और प्याजे से कौन से प्रश्न बनते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों को लेके एक सीरीज हमने बना ली है प्रश्न की, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों से हमारा यह अनुरोध है कि जिसको भी सीटेट एग्जाम पास करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस सेट पे गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। अगर वो प्रैक्टिस करता है तो यह मेरा मानना है 100% दावे के साथ कि आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% सही होने वाला है और आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आज हम इन्वायरमेंट को वन शॉट में करने का प्रयास करेंगे और कल आपसे फिर मेगा प्रैक्टिस EVS और नेक्स्ट डे सीडीपी के कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ और उनके प्रश्नों के साथ। तो हम मेगा प्रैक्टिस लगातार अब आपकी 21 तारीख तक चलने वाली है कंटिन्यू। आइए देखते हैं आज की क्या है EVS वन शॉट, कैसे हमने बढ़ाना है। आइए देखते हैं हम EVS के पूरे प्रकरण को 1 to 5 जो पूछता है उसको पूरी तरीके से समायोजित करने का प्रयास किया गया है, समायोजन करके ये बनाया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कैसे बनता है EVS में। पहला है स्कूल जाना। स्कूल जाने से कैसे प्रश्न बनते हैं और कह रहा है कि स्कूल कैसे जाते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग, प्रश्न बनता है कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्न में आता है तो कहाँ पे, असम पे। कहाँ पे, असम। असम जैसे राज्य में देखिए उसके EVS आप देखेंगे तो NCF 2005 के तहत जो करिकुलम तय किया गया है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या बनाई गई है, उस पे कैसे हैं, उसके 5 थीमें थी, उस पे हमने बात किया था आप लोगों से EVS के क्लासों में। तो देखिए, और ट्राली से कहाँ जाते हैं, लद्दाख में। ट्राली से स्कूलिंग पे कहाँ से प्रश्न बनते हैं, स्कूलिंग पे इन राज्यों से प्रश्न बनते हैं, असम से, लद्दाख से। यानी बांस और रस्सी के पुल का उपयोग अगर की बात करेगा तो कहाँ पे आप देखेंगे, असम में। कहाँ पे, असम में बच्चे जो स्कूलिंग करते हैं वो बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है और ट्राली का उपयोग आप देखेंगे तो लद्दाख में। अगला सीमेंट का पुल, या आप भी देख सकते हैं आसानी से सामान्य क्षेत्र में। सामान्य क्षेत्र यानी समतल या पानी के ऊपर। आप अपने भी यहाँ भी देख सकते हैं कि जो स्कूलिंग होती है वो जो सामान्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं, पुल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पुल, सीमेंट का पुल आप देखेंगे समतल पे या पानी में। और वल्लम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वल्लम के बारे में भी प्रश्न आपको मिलेगा स्कूलिंग के लिए। तो वल्लम कहाँ का है, लकड़ी की छोटी नाव होती है। वल्लम क्या होती है, लकड़ी की छोटी नाव। और देखते हैं कि नाव की प्रतियोगिता भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, केरल में होती है। देखिए, सीटेट के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी अगर दिमाग में आएगा, आप सोचेंगे और तो उस प्रश्न को करने में बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे हो जाएगी, अब वहां हम सोचेंगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भाई भौगोलिक स्थिति कैसी है केरल में स्कूलिंग के लिए, स्कूलिंग के लिए केरल में कैसी स्थिति है आप देखेंगे तो केरल की स्थिति आप देखेंगे तो केरल में छोटी नावों से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग प्रारंभ होती है उनकी। उन छोटी नावों को क्या कहा जाता है, वेल्लम। क्या कहा जाता है, वेल्लम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ पे आएगी, आप ऐसे ही उत्तर दे सकते हैं, कहाँ पे, राजस्थान। जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र होंगे वहां पे जो स्कूलिंग होगी बच्चों के लिए, वो स्कूलिंग कैसी होगी, कैसे स्कूल के जाएंगे, साधन क्या होगा उनके लिए, क्या होंगे, ऊंट गाड़ी। क्या होगा, ऊंट गाड़ी। बैलगाड़ी कहां होगा, मैदानी भागों में। बिल्कुल सही बात है, मैदानी इलाकों में या गांव में। अब बैलगाड़ी कम देखने को मिलता है, फिर भी जहां पे निर्धनता होगी, जहां पे गरीबी होगी, वहां पे आज भी आप देखेंगे ऐसे राज्यों में कि वहां पे मैदानी क्षेत्रों में बैलगाड़ी से क्या करते हैं, वो बच्चों की स्कूलिंग कराई जाती है। आइए, रास्ते पथरीले और असमान है तो पहाड़ों में तो कैसे होंगे, उत्तराखंड। जो भी स्कूलिंग उत्तराखंड की बात कर रहा है कि जब रास्ते पथरीले व असमान है तो कहाँ आपको मिलेंगे, जो पथरीले हो असमान तो कहाँ पे मिलेंगे, पहाड़ों में। पहाड़ों में जो प्रमुख राज्यों की बात की जाएगी तो आप देखेंगे कहाँ पे, उत्तराखंड, हिमाचल, अन्य ऐसे प्रदेशों में, है ना। आइए आगे देखते हैं,
ये आपके स्कूलिंग से जो प्रश्न बनते हैं वो हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं आगे। ये पक्षियों से कहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो पक्षियों से जो प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर पक्षियों की आंखें कहां होती हैं? सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें क्या होती हैं? उनके सिर के दोनों तरफ होती। कहां होती? उनके सिर के दोनों तरफ होती। ठीक है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पे नजर डाल सकते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया सरसरी निगाह में। बिल्कुल रिवाइज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा आप में कुशलता आएगी, उतना ज्यादा आप दक्ष होंगे, है ना। आइए देखते हैं। ये पक्षी एक ही समय में क्या करते हैं? पक्षी एक ही समय में क्या करते हैं? दो अलग अलग चीजों पे नजर डाल सकते हैं। पक्षी की आंखें कहां होती हैं? सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, जो प्रश्न बनते हैं, आंखें उनके सिर के क्या होती हैं? दोनों तरफ होती हैं, और अलग अलग चीजों पे वो एक साथ क्या कर लेते हैं? नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर ठीक है, वो दोनों एक साथ दो चीजें अलग अलग देख तो सकते हैं, लेकिन यदि वो ठीक सामने की तरफ देख रहे हैं तो भी क्या वो दोनों चीजों को देख पाएंगे? नहीं। यदि वो दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, मतलब वो सीधे देख रहे हैं, तो उनकी आंखें एक ही केंद्र पे, एक ही टारगेट पे फोकस हो पाएगी, एक ही टारगेट को वो देख पाएंगे। आइए, ज्यादातर पक्षियों की आंखें यानी पुतली क्या होती हैं? घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। यानी पक्षियों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अपनी आंखों की पुतली को नहीं घुमा पाते, बल्कि क्या घुमाते हैं? गर्दन। आप देखेंगे कि आपके पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी आंख की पुतलियों को नहीं घुमा पाते, बल्कि क्या घुमाते हैं? गर्दन घुमाते हैं। आइए नेक्स्ट, पक्षियों से जो भी प्रश्न बनते हैं बिल्कुल हम बताते चलते हैं आपको। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का क्या होता है? एहसास होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कह रहा है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर, यानी पक्षी कहां देख रहा है? सामने। कहां देख रहा है? मैंने ऊपर ही बताया, सामने देख रहा है, तो वह अपनी जो दूरी होगी उससे वस्तु की दूरी, जहां पे वो टारगेट कर रहा है, जो लक्ष्य है, जो उसका लक्ष्य है, उसके बीच की दूरी को क्या कर लेता है? भांप लेता है। ये जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है उसकी और उसके बीच वस्तु की, उसको क्या कर लेता है? वो आसानी से भांप लेता है। आसानी से क्या कर लेता है? भांप लेता है। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आप लोग सीटेट का जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आप सीटेट की परीक्षा के कितने करीब हैं। किसी का 98 जा रहा होगा, किसी का 100+ जा रहा होगा, किसी का जो मेरा अनुमान है सिंसियर बच्चा होगा, लगातार पढ़ रहा होगा, 80+ उसके जा रहे होंगे। तो कहाँ कम हो रहे हैं वो उस पर फोकस करेगा, काम कर लेगा। यानी आपके लक्ष्य और आपके बीच की दूरी कितनी कम हो गई है आप यह देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से। वैसे ही जो पक्षी होते हैं, जब वो किसी चीज पे दोनों आंखें एक जगह फोकस करते हैं, यानी सामने की तरफ देखते हैं, तो वस्तु और अपने बीच की दूरी का वो आसानी से एहसास कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है, कह रहा है कि जब वो अलग अलग चीजों को देखेंगे तो देखने का दायरा तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी का एहसास नहीं होता। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने ईवीएस की क्लास में भी आपको बताई है कि जो बाज होते हैं, जो चील होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति से कितने गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा। कितने ज्यादा गुना? 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। जो चीज हमें 2 मीटर की वही जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रही है वो कितनी दूरी देख सकते हैं? 8 मीटर। जैसे हमारी देखने की क्षमता अगर 2 मीटर है तो उनकी देखने की क्षमता कितनी हो जाएगी? कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। समझ गए आप बातें? समझिए, जैसे कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य को या एक सामान्य व्यक्ति को कितने मीटर दिखाई दे रहा है? 2 मीटर। और मैंने कहा कितने गुने ज्यादा दिखाई देता है इनको? 4 गुना अधिक। तो कितने मीटर? 8 मीटर। वही कह रहा है कि जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से क्या कर लेंगे? आसानी से देख लेंगे। क्या कर लेंगे? आसानी से देख लेंगे। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। जी हाँ, कह रहा है कि पक्षी की जो आंखें होंगी उसके सिर के क्या होंगी, सिर पर होती हैं, आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं और इन्हीं कानों की मदद से क्या करते हैं पक्षी, सुनते हैं। क्या करते हैं पक्षी, सुनते हैं। और छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जी हाँ, छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। क्या कह रहा है कि मगरमच्छ के भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उसे आसानी से देख नहीं सकते। क्या करते हैं, आसानी से देख नहीं सकते। अब देखिए पैटर्न के हिसाब से किन बच्चों में जानवर देते हैं, पैटर्न कैसे होता है, उनकी शारीरिक आकार की क्या तय होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। और यह हर बार प्रश्न बना है कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। यानी किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। यह कब पूछा था, सीटेट 2016 सितंबर 2016 में यहां से प्रश्न बना था कि क्या होता है, जिस जानवर के जो पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न जो उनकी त्वचा के होते हैं, वो त्वचा पर किसके कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं। और जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यानी बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, कान वाले जानवर शरीर पर बाल वाले क्या देते हैं, जन्म देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यह भी हमने आपको ईवीएस में बताया था कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, कान होते हैं, जो कान दिखाई देते हैं, छिद्र नहीं, कान दिखाई दें और क्या हो, शरीर पे बाल हो, वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, और शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले बच्चे क्या देंगे, अंडे देंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो केवल छिद्र नुमा होंगे, बाहरी आवरण में कान नहीं दिखाएंगे, वो क्या होंगे, अंडे देते हैं। वो क्या देंगे, अंडे देंगे। ठीक है, आइए अब यहां से सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की क्या होती है, मुखिया बन जाती है। हाथी भी हमने आपको बताया है और हाथी से जो प्रश्न बनेगा वो जान लीजिए कि हाथी के मुखिया जो होगी वो क्या होगी, मादा हाथी होती है, न कि नर हाथी। मादा हाथी उसके झुंड की मुखिया बन जाती है, जो सबसे बड़ी होगी, उम्र दराज होगी। यानी इसमें क्या कह रहा है, जो उम्र दराज हाथी होगी, हथनी होगी, सॉरी हाथनी होगी या हाथी, वही क्या होगा, मादा हाथी। मादा हाथी ही झुंड की क्या होगी, मुखिया होगी। उम्र दराज हाथी जो होगी, मादा हाथी, वही क्या होगी, झुंड की क्या होगी, मुखिया होगी। और कैसे पूछता है, झुंड में सबसे बड़ी बात, उस झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं रहेगा, बच्चों को छोड़ के। जी हाँ, आपने सही सुना कि उस झुंड में नर हाथी नहीं होगा, केवल उसमें मादा हाथी होंगी और उनके बच्चे होंगे। जी, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते। जी हाँ, जैसे ही बच्चा 14 से 15 साल का होगा, वह उस झुंड से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उस झुंड से अलग हो जाएगा। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलो, लगभग 100 किलो यानी 1 क्विंटल पत्ते और टहनियां खाता है। और हाथी यानी क्या है, शाकाहारी है। हाथी क्या है, शाकाहारी है। बिल्कुल भी गलत करके मत आइएगा। एक दिन में हाथी कितना खाता है, 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम क्या हरी पत्तियां या टहनियां खा सकता है। हाथी दिन में केवल कितने घंटे सोता है, यह भी मैंने बताया है, 2 से 4 घंटे। हाथी कितने घंटे, 4 घंटे अधिकतम सोता है। जी, यानी यह गलत साबित हो गया कि वो जो जितना भारी होता है वो उतना अधिक सोता है। हम मनुष्य में है ना कि वो इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि शरीर के बहुत भारी होते। देख लीजिए, हाथी नहीं सोता, हाथी 3 से 4 घंटे ही केवल क्या करता है, सोता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और
हाथी कहाँ रहता है? कीचड़ में। क्यों रहता है? क्योंकि वह अपनी त्वचा को क्या करता है? ठंडा रखने हेतु तो कीचड़ में रहता है। और उसके बड़े कान भी क्या करते हैं? पंख की तरह काम करते हैं, वो झेलते हैं ताकि उनको गर्मी से क्या मिल सके? राहत मिल सके। ये प्रकृति की खूबसूरती है। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं। मैंने बताया ना आपको कि वो पंख की नुमा काम करते हैं, जिससे क्या करते हैं? खुद को हवा लेने के लिए उसको क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। जो झुंड होगी, पहले सुन लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखिए। झुंड की बात किया, झुंड में मुखिया कौन होगा? मादा हाथी होगी। कौन होगा? मादा हाथी होगी, जी हाँ। और क्या होगी? उसकी क्या क्वालिटी होगी? वो सबसे उम्रदराज होगी, जी, उम्रदराज होगी। और क्या आपने पढ़ा हाथी में? झुंड में क्या हाथी का नर हाथी होगा? नहीं होगा। वो कितने समय बाद बाहर छोड़ देगा? 14 से 15 साल की एज में वो झुंड को क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। पहली चीज। झुंड में सब कितने रहते हैं? कितने झुंड में बच्चे रहते हैं? 10 से 12। 10 से 12 बच्चे रहते हैं। और क्या प्रमुख है? कितने घंटे सोती है? 4 घंटे, अधिकतम 4 घंटे सोती है। हाथी सोता है, वेरी गुड। और क्या हाथी के बारे में पढ़ा आपने कि एक दिन में अधिकतम कितने 100 किलोग्राम क्या कर सकता है? वो खा सकता है, खाता है। समझ गया हाथी के बारे में? अभी भी कुछ ऐसी चीज, कुछ भी ऐसी चीज जो छूट रही है? नहीं छूट रही है। समझ गए? अब इसके बारे में अगर प्रश्न बनता है तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा और करके आइएगा। हमारा विश्वास है कि इस 1 शॉट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और जितना जल्दी हो जाएगा, हम लोग इस पे रिवाइज करेंगे। कल इस पे हम ईवीएस का मेगा प्रैक्टिस भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, प्रश्न करवाएंगे। और इसके बाद फिर सीडीपी पे आया जाएगा, सीडीपी की बात की जाएगी, सीडीपी के कुछ मनोवैज्ञानिकों पे प्रश्न और उनके थ्योरिकल बात होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं खेजाड़ी। खेजाड़ी क्या है? एक गांव है। कहां का? राजस्थान का। किसके पास? जोधपुर के पास। खेजाड़ी क्या है? एक गांव है। कहां पे? राजस्थान राज्य में है। कहां पे? जोधपुर के पास। क्या विशेषता है? क्यों प्रश्न बनते हैं यहां से ईवीएस में? आइए देखते हैं। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। लगभग 300 साल पहले खेजाड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि खेजाड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं? कौन सा वर्ग के कहलाते हैं? बिश्नोई। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। क्या कहते हैं? बिश्नोई। समझ गए आप क्यों ये फेमस है? लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था इस खेजाड़ी। क्या था खेजाड़ी? खेजाड़ी का पेड़ है। यह क्या है? एक वृक्ष है खेजाड़ी, उसी के नाम पे वो गांव है। खेजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। जो खेजाड़ी का पेड़ है वो ज्यादा पानी के बिना क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। और यह फलियां देता है और यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। सबसे बड़ी बात जानिए, खेजाड़ी एक वृक्ष है जो कम पानी में ही क्या होता है? बड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा पानी लेने वाला पेड़ वृक्ष की बात करेगा तो कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन किसको कहते हैं? यूकेलिप्टस। किसको कहते हैं? यूकेलिप्टस। आइए देखते हैं। यह फलियां देता है और जो फलियां आती हैं वो कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट, बिहार से क्या पूछता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बचोचा गांव है। अब बिहार के किस गांव? देखो, जिसका जो प्रमुख है वो पूछेगा। अब आपने राजस्थान से पढ़ा खेजाड़ी को, और अब देखते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बचोचा गांव है। कौन सा है? बचोचा। यहां से भी इसके बारे में प्रश्न बनता है कि बिहार के बचोचा गांव से। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या है? मधुमक्खियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यहां पे जितनी भी हम 1 शॉट में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, वह आपकी परीक्षा से बिल्कुल रिलेट करते हैं। एक भी अनावश्यक चीजें इसमें हमने सम्मिलित नहीं की हैं, इसलिए हमने 1 शॉट में इसको क्या किया है? पूरी तरीके से ईवीएस जो बच्चे नहीं ले पाए हैं, ईवीएस की क्लास नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये 1 शॉट क्लास रिलीज की है आज। आइए देखते हैं।
मधुमक्खियां अक्टूबर से लेके कब, दिसंबर तक क्या देती हैं, अंडे देती हैं। याद रखिएगा, कहीं आप की पॉइंट में लिख लीजिए कि मधुमक्खी जो होती है क्या होती है, जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, अक्टूबर माह से लेके दिसंबर माह तक क्या करती हैं, अंडे देती हैं। मधुमक्खियों से जो प्रश्न बनता है वह आप जान लीजिए। और क्या है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्या होती है, रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी ही क्या करती है, अंडे देती है। क्या करती है, अंडे देती है। समझ गए, प्रत्येक छत्ते की एक मधुमक्खी होती है जो क्या कहलाती है, रानी मधुमक्खी, और वही क्या करती है, अंडे देती है। और अंडे देने का सेशन क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा माह, अक्टूबर से दिसंबर। छत्ते में केवल क्या होता है, कुछ ही नर होते हैं। छत्ते में भी क्या है, कुछ ही नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां क्या होती हैं, श्रमिक होती हैं। जी हाँ, छत्ते में जो सबसे ज्यादा मक्खियां होती जो भिनभिनाती रहती बाहर, वो श्रमिक का काम करती हैं। क्या होती हैं, श्रमिक वर्ग में आती हैं। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, आपने देखा 3। कौन कौन से, रानी मधुमक्खी क्या करेगी, अंडे देने का काम करेगी। कौन से सेशन में देगी, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य देगी। और क्या करेगी, नर मधुमक्खी क्या होते हैं, छत्ते में बहुत कम होते हैं। और कौन होता है, श्रमिक होता है। समझ गए आप मधुमक्खियों से। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं। और मधुमक्खियों की कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती है, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अब देखिए, ट्रेन से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं, ट्रेन से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। कौन से प्रश्न बनते हैं, आइए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, प्रश्न क्या है कि ट्रेन क्या होती है, कक्ष कहाँ है, आप देखेंगे गुजरात में, गांधी धाम से शुरू होती है। बिल्कुल, ट्रेन से प्रश्न बनता है तो आ जाता है कि ट्रेन जो है कक्ष के गुजरात से गांधी धाम से शुरू होती है। अभी हम इस पे आएंगे, ट्रेन के बारे में भी प्रश्न बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा छूट गया है, इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब गुजरात से प्रश्न अगर आता है स्टेट से, तो क्या आता है, क्या आता है कि गुजरात का खाना। बिल्कुल, खाने से भी प्रश्न बनता है। जी हाँ, फूड से भी प्रश्न बनता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एनसीएफ जो कैरिकुलम तय किया गया है पर्यावरण का, उसमें थीम है भोजन। अब भोजन में किन किन राज्यों से प्रश्न बनता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले गुजरात। तो जो गुजरात गए होंगे वो जानते होंगे, या एक सीरियल आता है जो देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें देखते हैं कि जो नाम नहीं याद है उस कलाकार का, लेकिन वहां पे वो हमेशा ढोकला खाता है। ढोकला वहां का फेमस क्या है, ढोकला। क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ। सुनिए, क्या क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ खाते हैं। और मडगांव से भी प्रश्न बनता है कि मडगांव कहां पे है, तो मडगांव कहां पे है, गोवा में। कहां पे है, गोवा में। मडगांव कहां पे है, गोवा में प्रश्न बनता है। बजोजा गांव कहां पे है, बिहार में। बजोजा गांव कहां पे है, बिहार में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गोवा से केरल तक मार्ग में कुल कितने बन जाते हैं प्रश्न, कि गोवा से लेके केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। जी हाँ, इससे भी प्रश्न, जहां तक हम याद कर पा रहे हैं कि सीटेट 2018 या कुछ ऐसे में प्रश्न बना था कि 2000 पुल और कुल कितने 92 सुरंग हैं। और कोझीकोड कहां पे है, आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसमें कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो इससे पहले ही भली बात परिचित होंगे कि जो कोझीकोड है वो दक्षिण भारत में कहां पे, केरल राज्य के पास। देखिए, यहां मैपिंग से भी प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं, और हम मैपिंग भी की जाएगी। अभी अगले जब हम प्रश्न सेशन लाएंगे आपका ईवीएस का, जब मेगा प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें हमने इस चीज का ध्यान रखते हुए उसमें इंडिया का मैप भी रखा है और उसको पूरी तरीके से समझाने का काम किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। ठीक है, मतलब कोई गुजरात से कहां जाता है, केरल। किस रास्ते से, ट्रेन मार्ग से होके। तो किन किन राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और फिर क्या होता है, भारतीय राज्य केरल में पहुंचती है। यानी क्या बात कर रहा है कि गुजरात से कहां जा रहा है वो, गुजरात से केरल,
और किन किन राज्यों में होकर गुजरना पड़ता है रेल मार्ग के लिए? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। जब हम मैप कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि रेल मार्ग से अगर वो गुजरात से केरल की तरफ जाएगा तो उसे किन किन कहां पे जाना पड़ेगा, कहां पे उसको जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कुछ बोलियों से भी प्रश्न बनता है, क्या क्या बोलियां हैं वहां की, क्या क्या प्रमुखता है, आइए उसको भी देख लेते हैं आज हम। आइए देखिए, भाषा और जो बोलियां जहां बोली जाती हैं वो हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। आइए पहला प्रश्न है मलयालम। मलयालम कहां की भाषा है? केरल। कहां की है? केरल। कहां की भाषा है? केरल। आप भारतीय राजभाषा भी पढ़ेंगे किस भाग में? हमारा प्रश्न है आपको कि राजभाषा के बारे में किस भाग, संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, ठीक है, किस अनुसूचियों में बात हुई है भाषाओं की, कुल कितनी भाषाएं हैं, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, हिंदी क्या भारत की राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट में उत्तर देके जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोंकणी। कोंकणी कहां बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। कहां पे? कर्नाटक में कोंकणी, महाराष्ट्र में कोंकणी, गोवा में कोंकणी, केरल के। पूरे महाराष्ट्र में कोंकणी नहीं बोली जाती, पूरे महाराष्ट्र में कोंकणी नहीं बोली जाती, बल्कि कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में बोली जाती है। तीसरा मराठी। मराठी लगभग आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में, दमन और दीप, दादर नगर और हवेली में। क्यों? महाराष्ट्र से सटे जितने भी राज्य हैं आप देखेंगे वहां पे क्या है? मराठी भाषा का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गुजराती। जी, केवल गुजरात और कुछ राज्यों में आप कह सकते हैं दमन द्वीप में भी कहीं कहीं आपको गुजराती भाषा मिल जाएगी। जी हाँ। नेक्स्ट कन्नड़। कन्नड़ प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, महाराष्ट्र पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र की नहीं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आपको बहुतायत मात्रा में कन्नड़ बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आइए देखिए, ट्रेन के टिकट से भी प्रश्न बनता है, क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है? नाव है। जी ठीक है। विवरण अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें बड़ा स्पष्ट नहीं था उसका फिगर, लेकिन आपके पास अगर रेल टिकट होगा तो आप देख लीजिएगा उसमें कि आप ट्रेन के टिकट पर पा सकते हैं क्या 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 रहता है ट्रेन के टिकट पे? प्रश्न बनता है। जी हाँ, बनता है। नोट कर लीजिए। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, मूल्य और दूरी। याद रखिएगा, ट्रेन के टिकट पे ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख 2, बर्थ और कोच संख्या 3, किराया 4, दूरी 5। 5 चीजें आपको मिलेंगी ट्रेन के टिकट पे। क्या क्या देख लीजिए, क्या क्या मिलेंगी? ट्रेन नंबर, बर्थ और कोच संख्या, यात्रा करने की शुरुआत की तारीख और किराया और दूरी। पूछता क्या है? पूछेगा ट्रेन के टिकट पे यात्रा की अंतिम तिथि लिखी होती है। जी लिखी होती है? बिल्कुल भी नहीं लिखी होती, क्योंकि हो सकता है रूट खाली होगा तो पहुंच जाओगे, क्योंकि कभी भी यात्रा की अंतिम तिथि टिकट पे अंकित नहीं किया जाता है। यात्रा की शुरुआत की तारीख होगी, दूरी होगी, बर्थ कोच नंबर होगा, ट्रेन नंबर होगा। समझ गए? अब कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न बनता है, हर बार बनता है। कौन थी कर्णम मल्लेश्वरी? आइए देखते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक क्या है? वेट लिफ्टर है, भारत तो उत्तोलक है। क्या है? वेट लिफ्टर है। इनको क्यों सम्मिलित किया गया? एनसीएफ 2005 के तहत इनको पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया गया? क्यों सम्मिलित किया बताइए? लैंगिक रूढ़ि को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? लैंगिक रूढ़ को कम करने के लिए। कि ये जैसे बायस है कि लैंगिक रूढ़ता है कि महिलाएं ज्यादा वतन नहीं उठा पाती, इसको कम करने के लिए यह क्या है? एक प्रकार प्रतीकात्मक है कि कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक भारत उत्तोलक है जो किस राज्य से आती हैं? आंध्र प्रदेश से आती हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनता है कि कहां से आती हैं? आंध्र प्रदेश से आती हैं। और इनके पापा पुलिस में क्या थे? एक कांस्टेबल हैं, हवलदार हैं। और जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी
अब वे एक बार में कितना वजन 130 किलोग्राम तक वजन उठाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर सब कितने मेडल 29 मेडल पूछ सकता है, सब कितने मेडल 29 मेडल। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का कार्य करती हैं, यानी कि जो चारों बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं और इन्होंने अब तक कुल 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और यह क्या हैं, एक भारत उत्तोलक हैं। समझ गए आप, यहां से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न आते हैं, वो भी हमने देख लिया, बना लिया है। आइए देखते हैं क्या ट्रेन पे प्रश्न पूछता है। पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट शो, जो पीएनआर नंबर होता है वो क्या दिखाता है। कह रहा है कि ट्रेन पर टिकट, जो ट्रेन टिकट होता है उस पे जो पीएनआर नंबर लिखा होता है वो क्या दिखाता है। यात्री संख्या का रिकॉर्ड, बी यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। क्या दिखाता है, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। याद रखिएगा क्या दिखाता है, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड। समझ जाइएगा, जो ट्रेन टिकट पर पीएनआर होता है वो क्या दिखाता है, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। क्या दिखाता है, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। आइए नेक्स्ट और एक प्रश्न देख लेते हैं जो बनता है हर बार। आरक्षित रेल टिकट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय। ठीक है, कह रहा है बुकिंग की तारीख देखा जा सकता है, समय बिल्कुल, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय। ठीक, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया। ठीक, यात्रियों का नाम, आय और लिंग। अच्छा ठीक, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन का ट्रेन, अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। ठीक, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। इसमें कौन सा सही नहीं होगा बताइए आप लोग, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, कौन कौन सा सही है। आइए बताइए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर, किराया। ठीक, यात्रियों का नाम, आय और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। आप लोग बताइए, इसका बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। जहां तक हम देख पा रहे हैं इसका उत्तर लगभग 70% लोग गलत दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों गलत दे रहे हैं इसका उत्तर। बहुत ही आसान है भाई, मैंने क्या बोला, ट्रेन पे 5 चीजें, पीएनआर नंबर के बारे में भी बता दी, फिर भी इसका उत्तर क्यों गलत दे रहे हो। बिल्कुल सही है भाई, देखिए ना, बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा बिल्कुल देता है, कोच नंबर, बर्थ नंबर, किराया देता है, यात्रियों का नाम, आयु, लिंग बिल्कुल देता है। अभी बोला पीएनआर नंबर आपसे, नाम, बोर्डिंग स्टेशन बिल्कुल देता है, गंतव्य तक पहुंचने की तिथि और तारीख ही नहीं देता है। यानी ABCD देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन किस में है, देखिए बी में, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी और डी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग से क्या प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए और कुछ प्रश्न बनते हैं, उसको देख लेते हैं। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में। सिलिकॉन वैली कहाँ है, आप लोग उत्तर दीजिए, हम पूछ रहे हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है, फूलों की घाटी उत्तराखंड। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग क्या किया जाता है, कपड़ों को रंगने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, गेंदा और जनेलिए के फूल से जो है कपड़ों को रंगने का भी काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज नगरी को क्या कहते हैं, इत्र नगरी। कन्नौज क्या है, इत्र नगरी। कन्नौज बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग, चित्र में डिजाइन को, ये जो चित्र है, जो चित्र में ये डिजाइन है, इसी को क्या कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग से क्या क्या प्रश्न आते हैं देखते हैं। चित्र में डिजाइन को क्या कहेंगे, मधुबनी पेंटिंग कहेंगे, मधुबनी कहेंगे। यह लोक कला कहाँ का, यह लोक कला क्या है, बहुत ही पुराना है। मधुबनी जो लोक कला है वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। यानी मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से, बिहार से। बिहार का ही ये क्या है, जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है और उसी के नाम पे मधुबनी पेंटिंग पड़े। ये क्या इसकी विशेषताएं हैं यह जान लेते हैं। यह चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें क्या मिलाया जाता है, रंग।
मधुबनी पेंटिंग में क्या विशेषताएं हैं? यह चावल के पेस्ट से बनाई जाती हैं जिसमें क्या मिलाया रहता है? रंग। और इन्हें बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है? नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों का आदि का प्रयोग होता है। इस चित्रों में क्या क्या दिखाया जाता है? चित्रों में इंसानों को, जानवरों को, पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को, मछलियों को और कई अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। यह मधुबनी पेंटिंग की विशेषताएं को वर्णित कर रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं कि क्या प्रश्न है। बेलवनिका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। कभी काल बेलवनिका से बात कर लेता है। आप जानते रहिए कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं। जो बच्चों की कहानियां आती हैं, बाल मनोहर कहानियां, वह उस पर किसने काम किया है? गीजू भाई बधेका। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। जिन्होंने जो बाल मनोहर कहानियां आती हैं उस पर उन्होंने काम किया है, उन्होंने लिखा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग क्या है। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे को सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। यह भी अब आप लोगों को पढ़ाएं ईवीएस में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिए कि एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे को कहाँ देता है? सड़क के किनारे देता है। और कोयल और कौवे की क्या विशेषताएं हैं? इससे भी हमने आपको बताया था कि जो कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा, इसमें कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा क्या करता है? उनके बच्चों का पालन पोषण करता है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए क्या करती है? घोंसलों का उपयोग करती है। रॉबिन क्या बनाती है? रॉबिन पर कहाँ बनाएगा? रास्ते यानी सड़क के किनारे। कोयल की क्या विशेषता है? कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है? कौवे के घोंसले में देती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी यानी घोंसले किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। यानी वो उनका अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई होता है आवास। चूजे जब बड़े हो जाते हैं तो पक्षी अपना घोंसला क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जैसे ही उनके चूजे बड़े हो जाते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं? अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। नलमंदा या आंध्र प्रदेश में है। हिलीगुड़ी कर्नाटक में है। क्यों हिलीगुड़ी कर्नाटक में है? हिलीगुड़ी से क्या प्रश्न बनता है? नालंदा क्या बनता है? हिलीगुड़ी में बच्चों की एक पंचायत को क्या कहा जाता है? भीम संघ। क्या कहा जाता है? भीम संघ। कर्नाटक में हिलीगुड़ी है जहां पे बच्चों की एक पंचायत है और उस पंचायत का नाम क्या है? भीम संघ कहा जाता है। बरगद से क्या बनते हैं? वृक्षों से। आइए देखते हैं बरगद के पेड़ के बारे में जो प्रश्न बनते हैं। जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। आप देखेंगे गांव में जो बहुत पुराना बरगद का वृक्ष होगा उससे क्या होती हैं? ऐसे वृक्ष होगा, मान लीजिए ऐसे वृक्ष होगा, ठीक है, और उससे क्या है? शाखाएं जमीन में कुछ ऐसे होती। ये वास्तव में उसकी शाखाएं नहीं होती। क्या होती हैं? ये रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? ये रूट्स होती हैं। यानी क्या होती हैं? जड़ें। क्या होती हैं? ये जड़ें होती हैं बरगद की, ठीक है, वास्तविक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेजर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से भी प्रश्न बना है, यहां से भी प्रश्न बना है। डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहां पाया जाता है? प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया में। क्यों इसके बारे में क्यों बता रहे हैं हम डेजर्ट ओक के बारे में? क्योंकि ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। ओक के जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई तक होती हैं और वो अपने तनों में पानी को संरक्षित करते हैं। जहाँ पे लोग उसको क्या करते हैं? उसमें छिद्र करके पानी निकाल के आप देखेंगे तो क्या करते हैं? उस पानी को पीते हैं, ठीक है। इसलिए डेजर्ट ओक बहुत ही फेमस है। और कुछ उत्सव के बारे में जान लीजिए आप। असम में चावल की नई फसल के अवसर पे जैसे ही कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिहू। आप लोग बताएंगे कि बिहू किस महीने में मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि बिहू किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। माघ बिहू 24, देखो दे ही दिया है, माघ बिहू 14
और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या प्रश्न बनते हैं बिहू से, असम से। असम में मैंने बताया था पुल, असम में किससे जाते हैं बच्चे, स्कूलिंग करने किससे जाते हैं, पहले ही आपको बताया था हमने। ये देखिए बिहू, बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनता है। कौन सा घर बनता है, भेला घर बनता है। मुख्तारपुर गांव क्यों फेमस है, क्यों पूछता है, मुख्तारपुर से भी बनते हैं, क्यों बनते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली, किसकी बात कर रहा है, पोचमपल्ली जिले की बात कर रहा है। क्या बन सकता है, मुख्तारपुर गांव कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में। जिला कौन सा है, पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली जिले में क्या है, पारंपरिक व्यवसाय की बात करता है। कैसी बात कर रहा है, पारंपरिक व्यवसाय की। और पारंपरिक व्यवसाय में क्या है, कालीन बुनाई, खिलौना बनाना और इत्र उत्पादन आदि, इत्र उत्पादन आदि। इसलिए पोचमपल्ली जिला क्या है, प्रसिद्ध है। ईवीएस में पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में है। गांव कौन सा है, मुख्तारपुर गांव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू की शाल, जी हाँ। मधुबनी पेंटिंग कहां से, बिहार से। असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीर से। यानी जो चीजें जहां से बनाई जाती हैं, जो उत्पादन होती हैं, वहां के नाम से वो क्या हो गई हैं, प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने। और आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। अबू धाबी से भी बनते हैं, क्या क्यों बनते हैं देखते हैं। अबू धाबी है कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे है, यूएई में। कहाँ पे है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, हर बार इससे प्रश्न बन जाते हैं। सीटेट में फिक्स्ड है, सबसे बड़ी बात सीटेट का सिलेबस फिक्स है, वहीं से ही प्रश्न बनेंगे। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम, अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। चित्तपन्नम, मलयालम में चित्तपन्नम, कुछ शब्द हैं, कुछ शाब्दिक अर्थ हैं जो रिश्तों को परिभाषित करते हैं, जैसे चित्तपन्नम। चित्तपन्नम किसको कहते हैं मलयालम में, पिता का छोटा भाई, पिता का छोटा भाई। आप बताइए मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, अभी हमने बताया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलयालम किस भाषा में, मलयालम भाषा को किस राज्य में बोला जाता है। चलिए आइए देखिए। चित्तपम क्या होगा, चित्तपन्नम क्या होगा, मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। मलयालम में पिता का छोटा भाई यानी क्या है, आपके यहाँ चाचा, क्या होगा, चाचा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुजम्मा, कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी आपकी चाची। आज से चाची को क्या बुलाओगे, कुजम्मा। क्या बुलाएंगे, कुजम्मा, है ना। मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या बुलाते हैं, कुजम्मा। मलयालम से यानी यह प्रश्न बनता है, हर बार बनता है। केरल में, अब आइए देखते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, हर हालत में प्रश्न बनता है। अभी हम भोजन से भी बात कर लेते हैं कि भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, यह भी प्रश्न आएंगे हम इसके साथ ही। देखते हैं कि केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, कौन कौन से हैं, नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। यह सब प्रमुखता से कहाँ मिलते हैं, केरल राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या और शेष इसमें रह जाते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा होता है, खजूर। कौन सा होता है, खजूर। ठीक है। केरल के केरल विभिन्न मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही पूर्व में ही आप इतिहास पढ़ेंगे तो केरल में मसालों के लिए ही अंग्रेज आए थे, मसालों की फेमस था, और भी सबसे ज्यादा काली मिर्च। तो केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। केरल से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, आप देखेंगे तो ईवीएस में केरल से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। गरम मसाला किससे बनता है,
है ना आपके यहाँ। गरम मसाला में क्या क्या पड़ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, यह सब मिलके क्या बनता है, गरम मसाला बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए इसमें कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे वहीदा प्रिज्म, वहीदा प्रिज्म से क्यों बनती, प्रश्न कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक क्या थी, डॉक्टर हैं, क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। वहीदा प्रिज्म नौसेना की क्या है, लेफ्टिनेंट थी पहली, एक डॉक्टर थी वो, और लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली क्या है, भारतीय महिला। वहीदा प्रिज्म कहां से आती हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नडी से हैं। कहां से हैं, याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जिला कौन सा है, राजौरी है, और वो कहां से आता है, थन्नडी से, थन्नडी से आती हैं। परेड के कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, 36। कितनी होती है, 36। प्रिज्म ऐसा कांच होता है, प्रिज्म के बारे में भी प्रश्न पूछता है, आसान है जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, कि प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो कितने 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म से सब कितने रंग दिखते हैं, 7, ठीक है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। यानी लद्दाख की भाषा कौन सी है, तिब्बती या भोटी, तिब्बती या भोटी, वेरी गुड। आइए भोटी भाषा में माँ को क्या कहते हैं, अमाले, क्या कहते हैं, अम्मा ले, याद रखिएगा। मलयालम कुजुम्मा, और क्या था, है ना, भाई के छोटे भाई को क्या कहते हैं, भाई के छोटे भाई की पत्नी, है ना, चेतप्पन क्या था, है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है, देख लीजिए। भोटी भाषा में माँ को क्या कहते हैं, अमल्ला ले, अम्मा ले, सॉरी। भोटी भाषा में पिता को क्या कहते हैं, अब्बा ले, है ना, अम्मा ले और आबा ले। देखिए आमा ले और आबा ले, समझ गए। पिता को क्या कहते हैं, आबा ले, और माँ को क्या कहते हैं, आमा ले, समझ गए। चलिए रेशम का कीड़ा, इस पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ों को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक क्या करता है, ढूंढ लेता है ना। हमारे हिंदी पिक्चर फिल्म में एक गाना है, पिक्चर का नाम नहीं पता, लेकिन है कि तू धरती पे चाहे कहीं भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्या बात है, ये तो केवल मतलब कवि की कल्पना थी, लेकिन प्रकृति ने यहाँ पे अपने मादा को ढूंढने के कीड़ा, अपनी मादा कीड़ा को, यानी जो नर होता है, वो तो वहाँ पे फिल्माया गया है, लेकिन यहाँ पे सच में यह क्षमता होती है कि नर कीड़ा जो होता है वो अपने मादे कीड़े को कई किलोमीटर की दूर से ही उसको उसकी गंध से क्या कर लेगा, पहचान लेता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। ये सब सारे प्रश्न हमने बताए हैं आपको, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम लोग। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे जाने वाले, जैसे आप चींटियों को देखते हैं, चींटियां जब चलती हैं तो एक क्रम में चलती, जैसे मान लीजिए चींटियां जा रही हैं, ऐसे चींटियों का एक झुंड है, चल रहा है, और आप बीच में कुछ लगा दीजिए, तो अगर ये चींटी फिर इधर से होके जाने लगी तो फिर ऐसे ऐसे जाने लगेंगी। यह एक क्रम में चलती, यह क्रम नहीं टूटता, क्यों, क्योंकि वह जमीन पे क्या करती हैं, कुछ गंध छोड़ती हैं पैरों के, जिससे वो क्या होता है, ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये सब देखिए प्रकृति की सुंदरता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खास करके किसको, पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से क्या करते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमको कैसे ढूंढते हैं, हमारी शरीर की गंध, वो भी किसकी, खासकर पैरों की, जो पैर के तलवे होते हैं उससे, और हमारे शरीर की गर्मी से। चलिए आगे देखते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती, देखो कह रहा है कि कुत्तों की भी अपनी जगह बटी रहती, कैसे, मैंने बताया था कुत्ते क्या करते हैं, मल मूत्र के माध्यम से स्पॉट करते हैं, क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं, और जैसे ही उनके क्षेत्र में कोई कुत्ता प्रवेश करता है वो समझ जाते हैं कि ये कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। लिखिए वहां पे लिखा भी है नेक्स्ट, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था।
आगे देखते हैं, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते, यानी जितना रंग हमको दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि जो दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं, जो दिन में जागते हैं जानवर वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, और रात में जगने वाले जानवर हर चीज को क्या देखते हैं, सफेद और काली ही देखते हैं। यानी जो दिन में जगेंगे वो कुछ कलर को देख पाएंगे, जो रात में जगेंगे वो केवल क्या भिन्न करेंगे, सफेद और काला, सफेद और काला। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या शेष है, देख लीजिए क्या है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हुए भी जमीन पर हुए कंपन को वो क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, सांप के पास कान होते हैं, नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, जमीन के कंपन से वह क्या कर सकता है, त्वचा के इंद्रियों के माध्यम से वह क्या करता है, वो जान जाता है। बाहरी कान सांप के नहीं होते। आइए देखते हैं, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है। यानी कैसा काम करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का काम करता है। कौन, बंदर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम करता है लंगूर, जो पेड़ के मतलब जो जंगल होगा उसके सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठा होगा, और वहां से जैसे ही अपने क्षेत्र में आ रही मुसीबत कौन होगा, चीता होगा, शेर होगा, बाघ होगा, को देखकर एक खास आवाज में अपने साथियों को क्या करता है, सचेत कर देता है, यानी मुसीबत में संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, यानी यह काम पक्षी भी करते हैं कि खतरे को, मुसीबत को आती देखकर अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज, और जमीन पर आने वाली, चलकर आने वाली मुसीबत के लिए अलग आवाज। ठीक है, यानी उड़कर अगर आ रहे हैं तो अलग आवाज, और जमीन से उनके लिए अगर मुसीबत आ रही है तो उसके लिए एक अलग आवाज निकालते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं,